Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So this video is part 2 of your chapter number 7 that is regional aspirations. ठीक है, तो जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने कश्मीर वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर करा है ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के थ्रू. एंड अगर अभी तक वो पार्ट आपने नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखी, देन गो एंड वॉच इट. I'll add the link in the description. Okay, you can check it out. So now let's start with पंजाब. Okay, अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि भाई पंजाब में क्या सिचुएशन थी, पंजाब में क्या रीजनल एस्पिरेशंस थी. ठीक है, अब होता क्या है पंजाब में ना 1980s में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई. ठीक है, देयर वर मेजर डेवलपमेंट्स इन 1980s इन पंजाब, राइट. अब हुआ क्या कि अगर हम स्टेट की सोशल कॉम्पोजिशन की बात करें, मतलब वहाँ जो लोग रहते थे, अगर हम पंजाब की बात करते हैं ना, तो इसका सोशल कॉम्पोजिशन 2 बार चेंज हुआ है. ठीक है, मतलब ये 2 बार हम बोल सकते हैं पंजाब डिवाइड हुआ है. पहली बार तो पार्टीशन में हुआ डिवाइड, हमें पता है ना. पंजाब का काफ़ी सारा एरिया चला गया पाकिस्तान में, है ना. तो एक यहाँ पे चेंज आता है सोशल कॉम्पोजिशन में पार्टीशन के टाइम में, और दूसरा चेंज आता है जब पंजाब से 2 स्टेट सेपरेट हुई थी, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. गॉट इट. सो इस स्टेट का सोशल कॉम्पोजिशन 2 बार चेंज हुआ है, 2 पार्टीशंस में चेंज हुआ है, राइट. और पंजाबी स्पीकिंग स्टेट कब बनी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब भी लैंग्वेज के बेसिस पर बन रही है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बन रही है ना. तो पंजाबी स्टेट, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनती है 1966 में. ये हो गया हमारा मेजर इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा डेप्थ में कि व्हाट वाज द इशू विद इन पंजाब. डोमिनेंट पार्टी कौन सी थी, डोमिनेंट ग्रुप कौन सा था, व्हाट वर देयर एस्पिरेशंस. ठीक है, अब 1920 में ना पंजाब में एक ग्रुप था, उसका नाम था अकाली दल. ठीक है, एंड दिस वॉज कंसिडर्ड एज द पोलिटिकल विंग ऑफ द सिख्स. मतलब सिख जो लोग होते थे, सिख कम्युनिटी के लोगों की ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉलिटिकल ग्रुप था, राइट. कहाँ पे दे रखा है ये आपका, ये वाला जो सेक्शन है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, है ना. अब देखो ये रहा अकाली दल. ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख्स. मेक श्योर दैट यू हाईलाइट दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. नाउ ये जो अकाली दल है, they initiated a movement, they led the movement for a पंजाबी सूबा. पंजाबी सूबा मतलब है for a separate पंजाबी स्टेट. ठीक है, तो इसकी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी. अब आते हैं हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे. रीऑर्गेनाइजेशन देखो, अब हुआ क्या कि 1920 में ये अकाली दल, ठीक है, अकाली दल पावर में कब आती है स्टेट में. ठीक है, उसके पास पावर, पॉलिटिकल पावर में वो कब आई, पॉलिटिकल पोजीशन में वो कब आई. ठीक है, अकाली दल 1967 और 1977, तो 2 बार इट केम टू पावर, और दोनों बार ही इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, अब होता क्या है कोलिशन, आई होप सबको पता है, जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, बिकॉज कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाती. सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट. अब अकालीज ने ये एक चीज़ ऑब्जर्व करी. क्या ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये देखा कि उन्हें पॉलिटिकल पावर तो मिल गई, पोजीशन भी मिल गई, बट दिस पोजीशन रिमेन प्रिकेरियस इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. मतलब उनको पॉलिटिकल पोजीशन तो मिल गई, बट वो ऑन ग्राउंड पावर अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, 1966 ना. तो जब पंजाबी स्टेट बन गई, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बन गई, उसमें अकाली दल पावर में आया है, स्टिल उनके पास उतनी पावर नहीं है. ठीक है, तो ये उन्हें कैसे रियलाइज़ हुआ, तो होता क्या है कि उनकी जो गवर्नमेंट थी ना अकाली दल की, इट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिड डे. मतलब उसकी टर्म पूरी भी नहीं हुई थी और बीच में ही, टर्म के बीच में ही उसको डिसमिस कर दिया गया उनकी गवर्नमेंट को. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पास अभी उतनी पावर नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देन हिंदूज़ में उनका सपोर्ट नहीं था.
ठीक है, हिंदूज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सिख कम्युनिटीज़, सिख जो कम्युनिटी है उसमें भी डिफरेंशिएशन था, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, कुछ क्लास के बेसिस पे। तो सिख कम्युनिटी हम बोल सकते हैं उस टाइम पर यूनाइटेड नहीं थी, ठीक है, देयर वर वेरियस डिविजन्स विद इन सिख कम्युनिटी ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस, दलित की बात करें, दलित्स चाहे हिंदूज़ में हो या फिर कोई भी कास्ट या कोई भी बैकग्राउंड से हो, ये जो दलित्स थे ये किसको सपोर्ट करते थे? कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो अकाली दल को यहाँ दलित्स का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब फाइनली क्या होता है, अकाली दल का एक सेक्शन आया, उन्होंने बोला नाउ अब हम डिमांड करेंगे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, ठीक है, वी विल डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ द रीजन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? दे मीन कि भाई अगर हमारी पंजाबी स्टेट है, इसकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो इसकी गवर्नमेंट मतलब अकालीज के हाथ में रहनी चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते अपने पॉलिटिकल अरेना में, राइट। अब इन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें तो अपना जो एरिया है उसकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। तो इसी को प्रपोज करने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी, कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी कहाँ पे थी? इट वाज नियर आनंदपुर साहिब इन 1973। तो 1973 आनंदपुर साहिब में ये कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस में दे पास्ड अ रेजोल्यूशन, ठीक है। अब उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा। ये जो रेजोल्यूशन था इसमें क्या था? इट रिप्रेजेंटेड द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख कम्युनिटी और सिख क्वाम, ठीक है, क्वाम इज कम्युनिटी बेसिकली। तो सिख कम्युनिटी की क्या एस्पिरेशंस हैं वो इस रेजोल्यूशन में हमें देखने को मिली, ठीक है। और एस्पिरेशन क्या थी उनकी? दे वांटेड टू अटेन, देखो गोल क्या था, दे वांटेड टू अटेन बलबला ऑफ सिक्स, मतलब भाई जो सिख कम्युनिटी है उसकी डोमिनेंस रहनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे बोला गया है बलबला ऑफ सिक्स, सिखों का बलबला, सिखों की डोमिनेंस वो चाहते थे विद इन देयर पर्टिकुलर एरिया, जो कि 1966 में बना था पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। गॉट इट? अब देखो रेजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें बोली गई, थोड़ा सा अब ये स्पेसिफिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ रेजोल्यूशन में प्ली रखी गई टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, कि भाई फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो आपकी पावर है, ठीक है, वो पूरी की पूरी सेंटर के हाथ में नहीं है, ये पावर स्टेट में भी है, ठीक है। उसके बाद जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास भी पावर है। बट यहाँ पे बोला कि हमें फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, मतलब भाई सारी पावर स्टेट के पास नहीं रहनी चाहिए। यू हैव टू रिवाइज योर सिस्टम कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर जाए, राइट। ये ऐसा इन्होंने क्यों बोला? हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी गवर्नमेंट, अकाली की जो गवर्नमेंट थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, राइट, उसको डिसमिस कर दिया, है ना। तो यहाँ उन्होंने देखा कि भाई सेंटर तो बहुत पावर एक्सरसाइज कर रही है, एंड इसीलिए रेजोल्यूशन में एक पॉइंट ये भी था कि हमें फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस दे वांटेड टू सेपरेट सिख नेशन। अभी तो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बना था ना, है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब वो चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट सिख नेशन चाहिए, ये उनकी दूसरी डिमांड थी, ये उनका दूसरा पॉइंट था रेजोल्यूशन, ठीक है। बट हुआ क्या, इसका एक ड्रॉबैक ये था कि जो रेजोल्यूशन इन्होंने पास करा, इट हैड लिमिटेड अपील अमंग सिख मासेस। जो सिख कम्युनिटी थी ना, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे ये रेजोल्यूशन हम बोल सकते हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया विद इन सिख कम्युनिटी ये वाला रेजोल्यूशन। और क्या करा गया? अब इसके बाद अकाली गवर्नमेंट को फिर डिसमिस कर दिया गया, और जब डिसमिस कर दिया तो अकाली दल ने क्या करा, एक मूवमेंट लॉन्च कर दी इन्होंने, ठीक है। ये मूवमेंट में वो क्या क्या इशू था मूवमेंट का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड द नेबरिंग स्टेट्स। जो पंजाब है और जो उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये उसकी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से मैनेज करा जाए, इसीलिए उन्होंने एक मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करी। इसके अलावा जो रिलीजियस लीडर्स थे सिख कम्युनिटी के, सिख रिलीजन के, दे वर क्वेश्चनिंग द ऑटोनमस सिख आइडेंटिटी। मतलब आप देखो यहाँ पे एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ गया है कि जो सिख कम्युनिटी है एक,
अगर हम सिख की बात करें तो दे क्वेश्चन they basically raise the question of autonomous Sikh identity कि भाई जो सिख लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी हैं, they must have basically the community should have autonomy within itself, है ना, कि बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें आके कोई इन्फ्लुएंस, कोई डोमिनेंस ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो एक सिख नेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ देयर वर सम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वो होते हैं जो वायलेंस का यूज़ करते हैं अपनी कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट कराने के लिए, ठीक है, आर्म्स का, वायलेंस का, राइट। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे ना, दे वांटेड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान, ठीक है। खालिस्तान यहाँ पे है आपका नथिंग बट सिख नेशन। उन्हें चाहिए था हमें खालिस्तान, एक सेपरेट नेशन बनाना है अपना, ठीक है। अब आप देखो ये रीजनल एस्पिरेशन थी पंजाबीज की। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस। अब होता क्या है कि जैसा हमने देखा अभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में बात करी ना, तो यहाँ पे वही हो जाता है कि ये जो मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करी थी, इसकी जो अब लीडरशिप है वो आ जाती है मॉडरेट अकालीस से एक्सट्रीमिस्ट अकालीस पे। पहले मॉडरेट अकालीस के हाथ में लीडरशिप थी, अब पास ऑन हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट अकालीस पे, एंड दे यूज्ड आर्म्ड इंसर्जेंसी। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि उन्होंने वॉयलेंस का, हथियारों का यूज़ करा, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जो गोल्डन टेम्पल है ना, ठीक है, वी ऑल नो गोल्डन टेम्पल, दे मेड दिस बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्लेस एज देयर मिलिटेंट्स हेडक्वार्टर्स। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक आर्म्ड फोर्ट्रेस बना ली। मतलब जो भी वो इंसर्जेंसी कर रहे थे उसके लिए जो भी हथियार वगैरह जो भी यूज़ होता था, जो भी उनका हेडक्वार्टर था, मेन फंक्शनिंग एरिया था, वो उन्होंने गोल्डन टेम्पल को बना लिया, ठीक है। अब यही गोल्डन टेम्पल से ये जो आर्म्स वगैरह हैं, ये जो मिलिटेंट्स जो हेडक्वार्टर बना लिया है, इस चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा ऑपरेशन ब्लू स्टार इन जून 1984। गाइज यहाँ से ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, ठीक है। तो होता क्या है, जून 1984 में गवर्नमेंट ने लॉन्च करा ऑपरेशन ब्लू स्टार, राइट। अब हुआ क्या, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इसमें द गवर्नमेंट हेल्ड आर्मी एक्शन इन गोल्डन टेम्पल। अब इन्होंने जो मिलिटेंट्स यहाँ पे सिचुएटेड थे उनको तो बाहर निकाल दिया, गवर्नमेंट वॉज एबल टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, बट ये जो हिस्टोरिक इनका टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख पीपल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उनमें बहुत ज़्यादा एंगर आ गया। हम बोल सकते हैं कि उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स थी, उनके सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्ट हुआ। और इसका रिजल्ट क्या होता है अल्टीमेटली, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन ना। हाउ इज़ इट कनेक्टेड? तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है 31 अक्टूबर 1984, ठीक है। और इनको किसने मारा, ठीक है, किसने इनको असैसिनेट करा? उनके बॉडीगार्ड्स ने। क्यों? बिकॉज ये जो उनके 2 बॉडीगार्ड्स थे ना, ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स भी इस जो ये इंसिडेंट हुआ इससे हर्ट हुए होंगे, और वो गुस्सा उन्होंने अपना इस तरह से निकाला, राइट। और फिर ये जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट करा, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थ्रू द पीपल ऑफ सिख कम्युनिटी, तो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट अब यहाँ पे वॉयलेंस शुरू हो गया दिल्ली में और आसपास की जगहों में, ठीक है। एंड यहाँ पे हुआ क्या कि जो सिख लोग थे ना, उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात से थी कि पहली चीज़, गवर्नमेंट ने बहुत टाइम लगाया टू रिस्टोर नॉर्मलसी। मतलब वो जो वॉयलेंस चल रहा है उसको रोकने में गवर्नमेंट ने पहली चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, एंड जो वॉयलेंस कर रहे थे लोगों को, उनको उन्होंने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पनिश नहीं करा। जो उनकी डिज़र्विंग पनिशमेंट थी उन्हें वो नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रोड टू पीस, ठीक है। यहाँ पे पीस कैसे रिस्टोर होता है ना।
और ये जो आपका पार्ट है ये आपको बता रहा है कि किस तरह से वॉयलेंस हो रहा था, ठीक है। तो hundreds of Sikhs were killed in other parts of the country, especially in places like Kanpur, Bokaro, Chas, and many Sikh families lost their male members, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ इमोशनल लॉस भी हो रहा है, ठीक है। और यही वो बात है कि भाई सिख लोगों को सबसे ज़्यादा हर्ट ये बात करी कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और जो परपेट्रेटर्स हैं वॉयलेंस के उनको इफ़ेक्टिवली पनिश भी नहीं करा। एंड यहाँ देखो 20 साल बाद 2005 में ना प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी and he expressed his regret and concern over the killings and he also apologized to the Sikh community, ठीक है। सिख नेशन सिख जो एंटी सिख वॉयलेंस हुआ है ना इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी सिख लोगों से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर आई वुड से सब टॉपिक, दैट इज रोड टू पीस। पीस कैसे रिस्टोर हुआ पंजाब में? 1984 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। राजीव गांधी ने टॉक्स हेल्ड करी, ठीक है। ही बेसिकली हेल्ड मीटिंग्स एंड टॉक्स विद मॉडरेट अकाली लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट के साथ यहाँ पे नहीं करी गई। फाइनली जुलाई 1985 में एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन हरचंद सिंह लोंगोवाल जो कि अकाली लीडर थे एंड राजीव गांधी। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जुलाई 1985 में। इस अग्रीमेंट को बोला जाता है राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड, करेक्ट। नाउ इस अकॉर्ड में क्या क्या लिखा हुआ था? पहली चीज़ कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ जो कमीशन जो ये आपका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, इसके लिए हम एक सेपरेट कमीशन बिठाएंगे जो कि इस इशू से डील करेगा। आफ्टर दैट रवि ब्यास रिवर का जो वाटर है उसकी शेयरिंग के लिए भी वी विल सेट अप अ ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो इस इशू में देखेगा। और जो रवि ब्यास वाटर है ना इसका इशू कौन सी स्टेट्स के बीच में है भाई? पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। आफ्टर दैट जिन लोगों ने एंटी सिख वॉयलेंस में अपने हम बोल सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करा है उनको कंपेंसेशन दी जाएगी। एंड जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर रखा है पंजाब में उसको हटा दिया जाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ हम बोल सकते हैं टर्म्स थी राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड की या हम बोल सकते हैं पंजाब अकॉर्ड की। गॉट इट? अब देखो बट हुआ क्या, ये सब तो ठीक है अग्रीमेंट हो गया बट वॉयलेंस स्टिल हो ही रहा था। वॉयलेंस के चलते ही अकाली दल का फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। अकाली दल का फ्रैगमेंटेशन हो गया मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया जाता है। और फिर 1992 में यहाँ इलेक्शंस कराए गए। बट यहाँ एक चीज़ देखो, ये जो इलेक्शंस हुए थे ना इसमें सिर्फ और सिर्फ 24% वोटर्स ने वोट करा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कम परसेंटेज ऑफ वोटर्स है, राइट। नाउ मिलिटेंसी वॉज इरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। डेफिनेटली यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी काम करा कि जो वॉयलेंस हो रहा है पंजाब में हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकें। एंड मिड 1990s में कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई पीस आया पंजाब में, इससे पहले तो पीस नहीं था, ठीक है। और फिर इलेक्शंस होते हैं अगेन 1997। तो 1992 के बाद 1997 में इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शन में कौन पावर में आया? एन अलायंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अकाली दल, इन दो पार्टीज का फिर अलायंस आया पावर में, ठीक है। सो ये था हमारा पंजाब का इशू, राइट। सो आई होप कि पूरा अच्छे से समझ में आया है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट ना बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है और आप देख सकते हो अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉर्थ ईस्ट में इशू चलता रहता है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे चैप्टर के लिए, तो इसे ध्यान से समझना और बहुत इजीली समझाऊंगी पूरा पार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो क्या बोल रखा है कि भाई जो रीजनल एस्पिरेशंस थी दे रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द 1980s।
स्टार्टिंग से हम देखते ही आ रहे हैं चैप्टर के, है ना, कि भाई 1980s में काफ़ी सारी रीजनल एस्पिरेशंस हुई थी और नॉर्थ ईस्ट भी उनमें से एक है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं 7 स्टेट्स हैं। आपने सुना होगा हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स, राइट। तो यहाँ देखो, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी 7 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये जो एरिया है इन्हें हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि बॉर्डर्स वाली चीज़ भी, बट इन्हें हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। और ये जो एरिया है ना, इट अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। 4% यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है पूरे इंडिया की देखा जाए तो, ठीक है। बट अगर हम एरिया देखें इस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन का और पॉपुलेशन देखें ना, तो एरिया के मुकाबले पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। देयर इज ए स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 22 किलोमीटर्स जो कि इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया को बाकी का जो इंडिया है, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। तो ये एक 22 किलोमीटर्स का कॉरिडोर है। ये जो रीजन है ये बाउंड्री अपनी शेयर करता है 3 कंट्रीज के साथ। यहाँ हम देख भी सकते हैं, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, तो यहाँ पे ये 3 जगह अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एरिया है ना, दिस इज द इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। इधर क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है ना, राइट। तो ये दिस सर्व्स एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया फॉर इंडिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्पेक्ट से देखें तो उसमें भी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 में, तो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये वाला ये पैराग्राफ है जो मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो 1947 में इस रीजन में काफ़ी सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे ना त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय, देवर ऑस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स। ये पहले ना प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अब प्रिंसली स्टेट्स का कंसेप्ट आई होप आप सबको पता है, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं याद है देन प्लीज गो बैक और वो चैप्टर थोड़ा सा खोल के देखो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो चैप्टर, जो आपके इनिशियल चैप्टर्स है ना, वो इस स्टेज पे याद आपको होने चाहिए, ठीक है। सो ये जो स्टेट्स थे ये प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट। त्रिपुरा, ओके वेट, त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये मर्ज होते हैं इंडियन यूनियन के साथ, राइट। नाउ इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और रीऑर्गेनाइजेशन भी हुई। ये भी हमने चैप्टर 1 में देखा था कि भाई नागालैंड बनता है 1963 में। मणिपुर जो है इट फॉर्म्ड इन मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये 1972 में इनका फॉर्मेशन हुआ। एंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनका फॉर्मेशन हुआ 1987 में। तो आप देखो कैसे अलग अलग ईयर में काफ़ी सारी स्टेट्स यहाँ पे बनी है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि भाई स्टार्टिंग से ही सारी स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन स्टेट्स को बनाया गया है, राइट। इस रीजन में ना काफ़ी सारे इश्यूज थे, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली चीज़, ये एक लैंडलॉक्ड रीजन था। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ अ लैंडलॉक्ड रीजन, है ना, कहीं भी सी तो है ही नहीं। उसके अलावा इसकी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन में नहीं हुआ था। देन हम बोल सकते हैं दैट देयर वाज अ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया, और इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट देखने को मिला, है ना। सो एक तो थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ हो गया था, बिकॉज हम देख सकते हैं 1947 इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ की जो स्टेट्स थी वो उन्होंने ये बोला कि हम अपने आप को इंडियन यूनियन का पार्ट मानते ही नहीं हैं, है ना। तो बोल सकते हैं कि भाई देयर वाज अ कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया, और इसी वजह से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। पॉलिटिक्स रिमेन्ड इंसुलेटेड, इस एरिया की पॉलिटिक्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंसुलेट, मतलब बाकी इंडिया से काफ़ी बिल्कुल अलग ही रही, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से ना इस रीजन में हमें कम डेवलपमेंट देखने को मिलता था, ठीक है।
नाउ इस रीजन में काफ़ी सारे डेमोग्राफिक चेंजेस आए, बिकॉज यहाँ पे माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। एक तो इंसिडेंट हमें पता है, बांग्लादेश 1971 में काफ़ी सारे माइग्रेंट्स ने इस एरिया में माइग्रेट करा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई थोड़ा डेमोग्राफिक चेंजेस तो होते ही हैं, साथ साथ एक तो इस एरिया में ये दिक्कत थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इशू था यहाँ पे। नाउ दीज इशूज डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें क्या मेन इशूज हैं? पहली चीज़, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए भाई, ठीक है भाई, की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, हमें उसका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें स्टेट की ऑटोनॉमी चाहिए। मूवमेंट्स फॉर सेसेशन, सेसेशन मतलब होता है कि आपको कंट्री से अलग होना है, अपनी अलग कंट्री बनानी है, अपनी अलग स्टेट चाहिए। ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स, दिस इज ऑपोजिशन टू माइग्रेंट्स, है ना, जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ पे ऑपोजिशन था, उनके लिए वो भी एक काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पे देखा गया, ठीक है। नाउ फैक्टर्स दैट लेड टू दिस डिमांड। अब क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए थी, सेसेशन भी चाहिए था और आउटसाइडर्स को भी भगाना था? पहली चीज़, आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस एरिया का इंडियन गवर्नमेंट के साथ या फिर जो मेन इंडिया है उसके साथ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद बैकवर्डनेस तो यहाँ थी ही, वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना, 3 लेजेंड आप देखो, 3 साइड से ये इंटरनेशनल कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ बॉर्डर्स शेयर करता है ये एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वीक कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, हमने देखा एक कट ऑफ था बाकी की इंडिया के साथ, तो कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा तो नहीं ही हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के लिए डिमांड्स। जब इंडिपेंडेंस हुई थी ना 1947 में, तो यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेट्स थी, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ मणिपुर, त्रिपुरा और असम 3 स्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे मेन इशू ये था कि जो ज़्यादातर एरिया था ना वो असम के अंडर आता था, ठीक है। मणिपुर था, आप यहाँ देखो, मणिपुर और त्रिपुरा छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इनके अलावा जो भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो असम के अंडर आता था। तो अब जो इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो नॉन आसामीज लोग थे, उन्हें ये शिकायत थी कि भाई जो असम की सरकार है, जो असम की गवर्नमेंट है, वो हम पे आसामीज लैंग्वेज इम्पोज कर रही है, और इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा, उसका अपोज भी करा। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ पे मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, उनके जो लीडर्स थे, दे वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम। उन्होंने बोला भाई अब विद इन असम ना काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, सपोज ये 4 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इन्होंने बोला कि हमें असम से हमें बाहर जाना है, हमें असम से अलग होना है, हमें सेपरेट स्टेट की तरह रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल आता है ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ठीक है। ये इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी जिसका नाम था ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस 1960 में, और फिर इसके लिए यहाँ पे ट्राइबल स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम। असम से इस स्टेट को, इस पर्टिकुलर एरिया को अलग करना पड़ा, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, तो धीरे धीरे यहाँ पे मेघालय को बनाया, फिर मिजोरम को अलग करा, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, वो तो थे ही। तो इस तरह से यहाँ पे फिर स्टेट्स को बनाया गया सेपरेट। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज कंप्लीटेड बाय 1972, राइट। नॉर्मल सी एक डेट है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ देखो, असम में भी वेरियस कम्युनिटीज, अभी तो हमने देख लिया ट्राइबल लोगों ने अपनी सेपरेट स्टेट्स बना ली, बट देयर वर वेरियस कम्युनिटीज, जैसे कि आपकी बोडोज है, करबीज है और दिमासाज है। अब इन कम्युनिटीज ने बोला कि भाई हमें तो सेपरेट स्टेट्स चाहिए, है ना, इन्होंने भी दे लेड मूवमेंट कि भाई वी वांट सेपरेट स्टेट, हमें असम के अंडर नहीं रहना। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड इंसर्जेंसी भी हुई असम की स्टेट में, ठीक है। इस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस था इस टाइम पे।
अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, इंडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने बोला कि भाई अब हमने इतनी सारी स्टेट्स तो बना दी, अब ऐसा भी ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर कम्युनिटी के लिए एक अलग स्टेट बना दी जाए। तो यहाँ पे इनको बोला गया कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ ऑटोनॉमी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्बीज एंड दिमासाज वर गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी अंडर द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक है, विद इन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, स्टेट के अंडर भी क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे इन्हें ऑटोनॉमी मिली। और बोडोज को बोला दैट यू कैन हैव योर ऑटोनोमस काउंसिल, अपनी खुद की ऑटोनोमस काउंसिल। और यहाँ पे इन्हें बोला गया कि भाई आपके जो भी अफेयर्स हैं, रीजनल अफेयर्स, लोकल अफेयर्स, आप उन्हें मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा ऑटोनॉमी दिया गया ताकि सेपरेट स्टेट बनाने की नौबत ना आए। नाउ आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट है इज सेसेशनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स दे वांट कि अब हमें इंडियन यूनियन से बिल्कुल सेपरेट होना है। वी डोंट वांट ऑटोनॉमी, उन्हें स्टेटहुड नहीं चाहिए, बट व्हाट दे वांट इज़ दैट अब वो अपने आप को इंडियन यूनियन का पार्ट कंसिडर नहीं करना चाहते। ठीक है, नाउ होता क्या है दैट ये जो मूवमेंट है सेसेशनिस्ट मूवमेंट, ये हमें देखने को मिलती है मिज़ोरम वाला जो एरिया है वहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो मीज़ो हिल्स एरिया था ना, इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था विद इन असम। राइट, अब सपोज इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, राइट, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हर स्टेट में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिमिलरली जो मीज़ो हिल्स एरिया है, इसको विद इन असम एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। बट स्टिल यहाँ पे मूवमेंट फॉर सेसेशन कैसे स्टार्ट होती हैं, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे यही था, फर्स्ट फैक्टर ये था कि जो मीज़ोज़ थे ना, सम मीज़ोज़, उन्होंने कभी भी अपने आप को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट माना ही नहीं है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं है, देन वो अपने आप को इंडियन यूनियन का पार्ट भी नहीं मानना चाहेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सम मीज़ोज़ नेवर कंसिडर्ड देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड सेकेंड जो मेन यहाँ पे पॉइंट आता है, मेन यहाँ पे ट्रिगर आता है, वो ये है कि मीज़ो हिल्स में ना 1959 में एक फमाइन आया था। ठीक है, एंड दे ऑब्जर्व्ड दैट कि जो असम की गवर्नमेंट है, उन्होंने एडिक्वेट रिलीफ या एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए इस फेमाइन को। प्रॉपर जो भी रिलीफ मेजर्स होते हैं, प्रॉपर सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा, एंड इसी की वजह से देयर वाज वाइडस्प्रेड एंगर एंड रिजेंटमेंट अमंग मीज़ोज़। ठीक है, और इसी के रिज़ल्ट के रूप में हम बोल सकते हैं यहाँ पे बनती है एक नई पार्टी जिसे बोला गया मीज़ो नेशनल फ्रंट, एंड इसके जो लीडर थे उनका नाम था लाल डेंगा। ठीक है, सो ही वॉज द लीडर ऑफ मीज़ो नेशनल फ्रंट, MNF। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये जो MNF है 1966 में अब यहाँ होता है आर्म्ड कैंपेन। मतलब अब सेसेशन के लिए, यहाँ पे ऑटोनॉमी के लिए क्या है, आर्म्ड स्ट्रगल करी जा रही है, अब वॉयलेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो 1966 में आर्म्ड कैंपेन होता है, एंड दिस लेड टू अ बैटल बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मीज़ो इंसर्जेंट्स। बिकॉज देखो जो मीज़ो इंसर्जेंट्स हैं वो तो आर्म्स का यूज़, वॉयलेंस का यूज़ करेंगे ही, है ना, दे विल क्रिएट वॉयलेंस विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द स्टेट, एंड इंडियन आर्मी उनको रोकने के लिए, उसको हम बोल सकते हैं स्टेट को और ज़्यादा डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वॉयलेंस करेगी। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये जो MNF है, MNF क्या है, मीज़ो नेशनल फ्रंट, राइट। सो दे लेड अ guerrilla वार, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दे ऑल्सो secured a shelter in ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ प्रेजेंट बांग्लादेश। तो इन्हें देखो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अब इन्होंने तो वॉयलेंस करा, MNF जो है, वॉर हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, आर्म्ड कैंपेन हो रहा है। अब इंडियन फोर्सेस ने भी क्या करा भाई, दे डिड
रिप्रेसिव मेजर्स, दे काउंटर्ड इट विद रिप्रेसिव मेजर्स। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस का यूज़ करा और इसी की वजह से एंगर और एलिनेशन बढ़ गया लोगों के बीच में। ठीक है, उन्हें लगने लगा कि भाई इंडियन आर्मी हमको मार रही है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट कर रही है, आर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। फाइनली इतनी सारी स्ट्रगल के बाद, इतना वॉयलेंस के बाद 1986 में फिर पीस अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा, हु वाज द लीडर ऑफ MNF। क्लियर है? अब ये जो पीस अग्रीमेंट है, इसमें क्या डिसाइड करा गया? इसमें पहली चीज़ डिसाइड करी गई कि भाई जो मिज़ोरम है उसको स्टेटहुड प्रोवाइड करा जाएगा, मतलब इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट स्टेट, प्लस कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाएंगी, कुछ ऑटोनॉमी भी दी जाएगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, MNF ऑल्सो अग्रीड कि नाउ वी विल गिव अप द सेसेशनिस्ट मूवमेंट, नाउ वी विल नॉट डिमांड सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। तो जो उनकी सेसेशन की डिमांड थी, सेसेशन के लिए मूवमेंट थी, उसको भी उन्होंने अब यहाँ पे ख़त्म करा और लाल डेंगा बन गए चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम। ठीक है, तो ये जो पीस वाला पार्ट है ये आपका यहाँ पे दे रखा है, मेक श्योर यू रीड दिस। ठीक है। अब सिमिलर स्टोरी हमें देखने को मिलती है ना नागालैंड में। नागालैंड में क्या हुआ था, यहाँ के जो लीडर थे ना, ही वाज अंगामी जाफू फीजो नाम था उनका। ठीक है। अब नागालैंड में 1951 में उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ठीक है, खुद से बोल दिया कि 1951 में वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। हमें कोई एक्सटर्नल पावर आके, एक्सटर्नल फोर्सेस हम यहाँ पे नागालैंड में एंटर नहीं होने देंगे। अब इंडियन यूनियन ने क्या करा, काफ़ी सारी नेगोशिएशंस करने का ट्राई करा। ठीक है, किसके साथ? नागालैंड के साथ, कि ओके यू वांट ऑटोनॉमी या फिर जो भी उनको स्पेशल कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करने होंगे। इंडियन यूनियन ने नेगोशिएशन के लिए ट्राई करा, बट इन्होंने सारी नेगोशिएशंस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। और जो नागा नेशनल काउंसिल थी, इन्होंने फिर आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट कर दी सोवेरेनिटी की। सोवेरेनिटी मतलब कि नागालैंड में सिर्फ और सिर्फ नागास का रूल रहेगा, कोई एक्सटर्नल गवर्नमेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे रूल नहीं करेगी। तो इन्होंने भी अब यहाँ पे वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए भाई? इनको चाहिए थी सोवेरेनिटी। ठीक है। फाइनली, क्योंकि अब आप देख सकते हो भाई स्टेट में, नागालैंड में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, डिस्रप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो फाइनली नागाज में कुछ लोग, हम बोल सकते हैं अ सेक्शन ऑफ नागाज, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक बता रखा है कि देयर वाज अ सेक्शन ऑफ नागाज जिन्होंने अग्रीमेंट साइन करा, सब ने नहीं करा था। तो यहाँ यही प्रॉब्लम आई दैट ये जो अग्रीमेंट था इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर रिबेल्स, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोई फाइनल सोल्यूशन नागालैंड में नहीं हुआ, जैसे कि मिज़ोरम में या मिज़ो हिल्स वाले एरिया में हमने देखा। ठीक है, सो ये था हमारा नागालैंड वाला पार्ट। ठीक है, एंड ये है अपना पूरा सेसेशनिस्ट मूवमेंट का पार्ट। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। उसके बाद ये जो पूरा इशू है इंडिपेंडेंस के बाद से यहाँ पे वो बता रखा है। MNF का फॉर्मेशन, मिज़ो नेशनल फ्रंट बनी। ठीक है, ग्रेट फेमाइन 1959। सो एवरीथिंग इज़ गिवन हेयर। आई हैव जस्ट मेड दीज बेसिकली इनटू पॉइंटर्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी सेसेशनिस्ट मूवमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। मतलब भाई जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, आउटसाइडर्स आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट मूवमेंट। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द इश्यूज विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उन्हें ये लगता था कि अगर माइग्रेंट्स आएंगे देन दे आर बेसिकली द एनक्रोचर्स अपॉन स्कार्स रिसोर्स, और इसके अलावा फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए और पॉलिटिकल पावर के लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। तो उनके लिए एक यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कोई भी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे नहीं है कि बाहर से आउटसाइडर्स आए। यहीं पे आउटसाइडर्स के अगेंस्ट हमें मूवमेंट देखने को मिलती है असम में। ठीक है, हुआ क्या कि बांग्लादेश
से जो बांग्लादेश के सेटलर्स वहाँ पे थे, ठीक है, बांग्लादेश से काफ़ी सारे लार्ज नंबर्स में हमने देखा माइग्रेशन तो हुआ ही था बांग्लादेश वॉर के दौरान, है ना। जो इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर्स काफ़ी सारे आ गए विद इन असम, ठीक है, असम में आ गए अब इलीगल बंगाली मुस्लिम्स, और ये इतने ज़्यादा लार्ज नंबर में आ गए कि जो इंडिजिनस आसामीज थे ना, दे वर रिड्यूस टू माइनॉरिटी। और डेफिनेटली इकोनॉमिक इश्यूज भी हुए भाई, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो गए बिकॉज रिसोर्सेज कम है और उनको कंज्यूम करने वाले ज़्यादा है। एंड यहीं पे बनता है ऑल असम, ओके सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और इन्हीं इश्यूज को देखते हुए 1979 में फॉर्मेशन होता है आसू का, ठीक है। आसू इज नथिंग बट ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इन 1979। और ये जो आसू है ना, इट लेड द एंटी फॉरेन मूवमेंट, एंटी फॉरेनर मूवमेंट, फॉरेनर्स आउटसाइडर्स के अगेंस्ट मूवमेंट। इन्होंने ये बोला कि जो भी आउटसाइडर्स 1951 के बाद आए हैं उन्हें वापस भेज दो, दे शुड बी सेंट बैक। और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुआ, ट्रेन मूवमेंट्स ब्लॉक कर दी गई। उसके बाद जो असम से बिहार की रिफाइनरीज में ऑयल सप्लाई होता था, उस ऑयल सप्लाई को ब्लॉक कर दिया गया। तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे भाई इस मूवमेंट के, वायलेंस भी हो रहा है ना। फाइनली 6 साल के बाद राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने नेगोशिएशन करा आसू लीडर्स के साथ, और फिर 1985 में एक अकॉर्ड साइन होता है जिसमें ये बोला गया कि बांग्लादेश वॉर के दौरान और बांग्लादेश वॉर के बाद जितने भी लोग आए हैं असम में, दे शुड बी डिपोर्टेड, उनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा और उन्हें डिपोर्ट करा जाएगा। और इसी के बाद फिर आसू और जो असम गाना संग्राम परिषद है, इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया एंड दिस वॉज ऑल्सो अनदर पार्टी, ठीक है, असम गाना संग्राम परिषद अलायंस बना के इन्होंने अपना नाम रखा असम गाना परिषद, दैट इज AGP। और फिर 1985 में इट केम टू पावर एंड इट केम टू पावर थ्रू 2 promises। पहली चीज़, जो भी जो फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम है हम इसे बिल्कुल रिजॉल्व कर देंगे। दूसरी चीज़, दे प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ अ गोल्डन असम, राइट, ठीक है, प्रोमिस तो हुए, बट ये जो प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन है इट स्टिल कंटिन्यूड, कि कुछ भी यहाँ पे रिजोल्यूशन बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिला। सिमिलर मूवमेंट ना हमें त्रिपुरा में देखने को मिलती है इस तरह से। त्रिपुरा में क्या हुआ कि माइग्रेंट्स की वजह से जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, दे वर रिड्यूस टू माइनॉरिटी, है ना। सो यहाँ देखो, ये आपका त्रिपुरा दे रखा है। इन त्रिपुरा the original inhabitants have been reduced to being a minority in their own homeland, है ना। और यही चीज़, यही फीलिंग हमें देखने को मिलती है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे चकमा नाम की एक कम्युनिटी आई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ देखो ये कम्युनिटी आई, इतने लार्ज नंबर में आए, तो जो इनहैबिटेंट्स हैं, इंडिजिनस लोग हैं, दे आर रिड्यूस टू माइनॉरिटी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है विद इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आई होप पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला आपको अच्छे से समझ में आया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप देखो, थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। आप जम्मू कश्मीर को देखो, ठीक है, चाहे जम्मू कश्मीर में ले लो, यहाँ पे भी हमने क्या करा था, रिजोल्यूशन हुआ, कैसे, नेगोशिएशन से, अकॉर्ड, अग्रीमेंट्स हुए, इनिशियली वायलेंस हुए, बट अल्टीमेट रिजोल्यूशन कैसे आया, अकॉर्ड से आया, अग्रीमेंट से आया। सिमिलरली पंजाब, है ना, राजीव गांधी लॉन्गोवाल अकॉर्ड। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा, ठीक है, हमने असम देखा, मिजोरम देखा, हमने यहाँ नागालैंड, त्रिपुरा, सब में क्या हमने क्या देखा, अभी भी मिजोरम में देखा, असम में देखा, अग्रीमेंट हुए, राइट। तो अग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही इस चीज़ को हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं इन दिस टॉपिक, कि ये जो हमने पूरा एक्सपीरियंस देखा, ये रीऑर्गेनाइजेशन का, नेशनल इंटीग्रेशन का, इससे हमें क्या लेसन्स सीखने को मिलते हैं। पहला हमारा जो लेसन है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रीजनल एस्पिरेशंस इनएविटेबल है। रीजनल एस्पिरेशंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की एक पार्ट है और आप उन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर हम छोटी छोटी कंट्रीज भी देखें, फॉर एग्जांपल यूके भी देखें, यहाँ देखो यूके में भी रीजनल एस्पिरेशंस है, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, स्पेन में सेसेशनिस्ट मूवमेंट है। अब देखो इन कंट्रीज में रीजनल एस्पिरेशंस से, तो इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री में तो रीजनल एस्पिरेशंस होने बिल्कुल इनएविटेबल है, बिल्कुल ऑब्वियस है।
सेकेंड, अगर हमें रीजनल एस्पिरेशन से डील करना है तो हमें सेपरेशन या वॉयलेंस के थ्रू नहीं, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस, एक पीसफुल रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर हमें इफेक्टिव यहाँ पे रिजोल्यूशन चाहिए, इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए। थर्ड हमारा यहाँ पे लेसन आता है, सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन, दिस इज योर सेकेंड लेसन, दिस इज योर थर्ड लेसन पावर शेयरिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग, कि भाई सेंटर के पास सारी पावर ना होके जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनके पास भी पावर होनी चाहिए, उनके पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ हमारा जो लेसन है वो ये है कि सारे एरियाज़ में इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, किसी में बहुत कम डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता है देन इट लीड्स टू रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। और अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई डेवलप्ड एरिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यहाँ से लोग यहाँ आएंगे, जो कि डेमोग्राफिक चेंजेस यहाँ पे लाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। सो ये हमारा फोर्थ लेसन है। फिफ्थ लेसन हमें यहाँ पता लगता है कि भाई फार साइटेडनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं दे वर अवेयर ऑफ द अपकमिंग इश्यूज, बिकॉज उन्हें पता था कि इंडिया कितनी डाइवर्स और कितनी बड़ी कंट्री है। ये हमें कैसे पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को एक आइडिया था, अंदाज़ा था। फेडरल सिस्टम, उन्होंने सारी पावर सेंटर को नहीं दी, उन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया, पावर शेयरिंग का सिस्टम बनाया। देन जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल प्रोविजंस दिए, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये काफ़ी सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव रीजन्स ऑफ इंडिया हैं। देन सिक्स्थ शेड्यूल में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको ये ऑटोनॉमी दी गई है, उनको ये राइट दिया गया है कि आप अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज द फिफ्थ लेसन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू था कि हमने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। एंड सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये, ठीक है, बट ट्रस्ट मी काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है अगर आप इसे थोड़ा सा स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। ठीक है। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी नॉलेज एडिशन में भी, है ना। और ट्रस्ट मी गाइज, ये CUET बोर्ड्स दोनों के पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा देन गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसमें मैंने कश्मीर वाला कवर करा हुआ है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, and if you did then please hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.